पवन और आरती की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। पवन एक बहुत ही शांत और अपनी नौकरी में व्यस्त रहने वाला इंसान था और आरती एक बहुत ही संस्कारी, घरेलू और सबकी सेवा करने वाली बहू थी। उनके घर में सास कमला, ससुर रमाकांत और एक कुंवारी ननद रिया रहते थे। घर के सारे काम, खासकर रसोई की जिम्मेदारी, आरती अकेले ही पूरे कंधों पर उठा कर रखती थी। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक आरती मशीन की तरह काम करती थी, लेकिन फिर भी उसे अपनी सास से कभी प्यार के 2 शब्द सुनने को भी नहीं मिलते थे। सुबह के 8 बज रहे थे। आरती रसोई में जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही थी। गैस पर तवा गर्म था और आरती रोटी बेल रही थी। तभी उसके कमरे से उसकी कुंवारी ननद रिया की आवाज आई। भाभी, अरे ओ भाभी, कहाँ रह गई हो? सुबह सुबह मायके में फोन लगा दिया है क्या? जल्दी से मेरे कमरे में आओ, मुझे अर्जेंट काम है। रिया, मैं रोटियां सेक रही हूँ। अगर मैं वहाँ आई तो रोटियां जल जाएगी। क्या काम है? तुम यहीं आ जाओ। अरे, मुझे मेरी वो नीली वाली ड्रेस नहीं मिल रही है। मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। आज हम सभी दोस्तों का एक स्पेशल प्रैक्टिकल है और डांस परफॉर्मेंस भी। आप आकर ढूंढ दो ना भाभी, मैं नहीं आ सकती, मैं मेकअप कर रही हूँ। अब आरती बेचारी गैस को धीमा करके रिया के कमरे की तरफ भागती है। कमरे में कपड़े उथल पुथल करके रिया वो ड्रेस निकाल कर दे देती है। इसमें भी 5-7 मिनट का समय तो बीत ही जाता है। अब जब आरती वापस रसोई में आती है तो देखती है कि तवे पर रखी हुई रोटी पूरी तरह से जलकर कोयला बन चुकी थी और पूरी रसोई में धुआं भर चुका था। अब आरती बहुत घबरा जाती है। वो जानती थी कि उसे अपनी सास से सुनने को मिलेगा। वो जल्दबाजी में घबराकर गैस से तवा उतारती है। तभी मेन गेट खुलता है और उसकी सास कमला देवी मंदिर से दर्शन करके घर वापस आती है और आते ही किसी महारानी की तरह अपनी बहू पर हुक्म चलाने लगती है। अरे, ये कैसा धुआं भर रखा है पूरे घर में? फायर ब्रिगेड बुलाकर ही मानोगे क्या तुम लोग? हाय राम, सुबह सुबह अन्न जलाकर अपशगुन कर दिया। मैं तो रोज मंदिर जाकर प्रार्थना करती हूँ इस घर की बरकत के लिए, और तुम लोग रोज घर में कुछ न कुछ अपशगुन काम कर ही देते हो। आरती, तेरा ध्यान कहाँ रहता है? माँ जी, वो रिया ने कपड़े ढूंढने के लिए बुला लिया था, इसलिए थोड़ी रोटी जल गई। बस, मेरी बेटी के सर पर इल्जाम मत लगा। काम करने की नियत तेरी नहीं होती है और सारे बहाने बनाकर तू उस पर थोप देती है। अब जल्दी से एक कड़क कप चाय लेकर आ मेरे लिए। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़कर मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। उसके बाद देखेंगे कि गलती किसकी थी और किसने क्या जलाया। आरती बेचारी बिना कुछ बोले चुपचाप रोटियां बेलने और सास के लिए चाय बनाने में लग जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है। दोपहर का समय था। आरती ने तो सोच रखा था कि दोपहर में आज तो थोड़ा आराम करेगी, लेकिन तभी अचानक घर के दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में से आरती की शादीशुदा ननद पूजा, उसका पति राहुल और उसका ससुर किशनजीत रे। उन्हें देखते ही कमला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो जाते ही अपनी बेटी के गले लग गई और बोली, अरे मेरी बेटी, दामाद जी, समधी जी, आप सब लोग अचानक बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गए। हमारे घर की तो रौनक बढ़ गई। माँ, हमारे घर में ना कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा था तो बहुत ज्यादा धूल मिट्टी उड़ रही थी। बाबूजी को ना सांस लेने की दिक्कत होती है, इसलिए हमने सोचा कि एक हफ्ते के लिए यहीं पर रहने के लिए आ जाते हैं। आप लोगों का साथ भी मिलेगा और थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड हो जाएगा। अरे मेरी बेटी, बहुत अच्छा किया तुमने। ये तुम्हारा ही तो घर है। आओ आओ, सब घर के अंदर आ जाओ। कमला देवी बहुत खुश थी, लेकिन रसोई के दरवाजे पर खड़ी आरती के पैरों तले तो जैसे जमीन ही खिसक गई थी। घर में पहले से ही 5 लोग थे और अब 5 लोग और आ गए थे। जहां एक तरफ अब पूरे 10 लोगों का परिवार हो गया था, तो इन 10 लोगों के लिए सुबह की चाय, नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता और रात का डिनर बनाने वाली आरती अकेली थी। कोई ना ही उसकी मदद करता और ना ही उसकी मदद करने के बारे में सोचता। ऐसे ही एक बार कमला बहू के पास आकर कहती है, बहू, ऐसे मुंह फाड़कर क्या देख रही है? दामाद जी और समधी जी आए हैं,
जा जल्दी से सबके लिए आलू प्याज के पकोड़े और चाय बना कर ले आ। और रात के खाने में पनीर की सब्जी, दाल मखनी और पुलाव बना लेना। सुना है समधी जी को पुलाव बहुत अच्छे लगते हैं और दामाद जी तो दाल मखनी पर फिदा है। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं जाती हूँ और सबके लिए सबकी पसंद का खाना बनाकर लेकर आती हूँ। पर अगर आप ननद जी को बोल देती, मेरी थोड़ी मदद कर देती तो। तुझे शर्म आनी चाहिए। मेरी छोटी बेटी तो सारा दिन पढ़ाई में लगी रहती है और बड़ी बेटी कुछ दिनों के लिए मायके रुकने आई है और उसमें भी मैं उसे तेरी मदद कराने के लिए भेजूं। चुपचाप जा और अपना काम कर। जी माँ जी। अब आरती की जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं थी। सुबह से लेकर रात तक वो बस गैस के सामने खड़ी रहती। गर्मी और पसीने से उसका बुरा हाल था। ना तो उसकी कुंवारी ननद रिया उसकी मदद करती और ना ही शादीशुदा ननद पूजा को शर्माती। एक दिन दोपहर के खाने के समय आरती ने सभी लोगों के लिए खाना बनाया। थकान और नींद पूरी न होने की वजह से आरती ने गलती से दाल में नमक थोड़ा ज्यादा डाल दिया। डाइनिंग टेबल पर सब लोग खाना खाने बैठ गए और किशन ने कहा, ओफ, पानी देना जरा, इस दाल में तो जहर जितना नमक है। अरे अरे हाय राम, ये क्या बना दिया। ओ आरती इधर आ। अब क्या तू कोई 5 साल की बच्ची है कि तुझे फिर से खाना बनाना सिखाना पड़ेगा। जी माँ जी, क्या कमी रह गई खाने में, आप ऐसा क्यों बोल रही है। तेरा दिमाग क्या घास चरने गया है आजकल, इतनी बड़ी हो गई है, तुझे ये भी नहीं पता कि 10 लोगों की दाल में कितना नमक डलता है। हमारे समधी जी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तू है काम चोर कहीं की। अगर काम नहीं होता तो अपने मायके चली जा और जाकर अपनी माँ से कुछ सीख कर आ। यह मेहमानों के सामने मेरी नाक कटवा रही है। अभी तक तो जो भी बनाती थी हम चुपचाप खा लेते थे, लेकिन अब तो तू मेहमानों के सामने बेइज्जती कराने पर उतर आई। हाँ भाभी, इतना नमक तो कोई जानवर भी नहीं खा सकता जितना आपने हमारे खाने में डाला हुआ है। आपको खाना बनाना नहीं आता है क्या। आरती की आंखों में आंसू आ गए। 10 लोगों के लिए 3 घंटे रसोई में तप कर उसने खाना बनाया था, लेकिन उसकी मेहनत किसी को नहीं दिखी। सिर्फ उस थोड़े से ज्यादा नमक पर उस पूरे घर के सामने उसे जलील कर दिया गया। 2 दिन बाद रात के खाने का समय था। आरती का शरीर थकान से टूट रहा था। अब तो उसे हल्का सा बुखार भी महसूस होने लगा था, क्योंकि वो सारा दिन काम जो करती रहती। अब उसने जल्दी जल्दी सब्जी काटकर कुकर में डाली, कुकर का ढक्कन लगाया और उसे गैस पर रख दिया। लेकिन थकान और चक्कर आने की वजह से वो लाइटर से गैस चालू करना ही भूल गई और वहीं रसोई के फर्श पर 10 मिनट के लिए सुस्ताने बैठ गई। ठीक है, अब जब तक ये कुकर चढ़ा हुआ है, यही रसोई में बैठकर 10 मिनट सुस्ता लेती हूँ, वरना बार बार कमरे से आकर इस कुकर को देखना पड़ेगा। कुछ देर के बाद जब वो उठी तो उसने देखा कि गैस तो बंद थी, सब्जी तो बनी ही नहीं और बाहर सब लोग खाने का इंतजार कर रहे थे। हे भगवान, अब क्या करूं? सब्जी बनने में तो अभी आधा घंटा और लग जाएगा। माँ जी मुझे फिर से बहुत सुनाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आरती ने जल्दबाजी में अपने फोन से एक रेस्टोरेंट से 10 लोगों के लिए शाही पनीर और रोटियां ऑर्डर कर दी, ताकि किसी को बस भूखा न रहना पड़े। आधे घंटे के बाद दरवाजे की घंटी बजी। डिलीवरी बॉय खाना लेकर आया था। आरती रसोई में थी, इसलिए कमला ने जाकर दरवाजा खोला। माताजी, आपका फूड डिलीवरी का ऑर्डर है, पैसे ऑनलाइन कट चुके हैं। फूड डिलीवरी? अरे बाहर से खाना किसने मंगवाया है? कमला पार्सल लेकर सीधे रसोई में जाती है और पार्सल को जोर से स्लैब पर पटक देती है। आरती, ये क्या गुल खिला रही है? बाहर से खाना क्यों मंगवाया गया है? मैंने तो तुझे सब्जी बनाने को कहा था ना, फिर भी बाहर से खाना क्यों आ रहा है? माँ जी, वो ना मुझे बहुत थकान हो रही थी और कुकर की गैस चालू करना मैं भूल गई थी। खाना लेट हो जाता तो मैंने बस आज के लिए खाना बाहर से मंगवा दिया। बहुत हो गया है तेरा नाटक। मेरे बेटे के पैसों में आग लगा रही है। तुझे तो यही लगता है कि मेरा बेटा मुफ्त के पैसे कमा रहा है, जो तू होटलों से महंगा खाना मंगवा रही है, वो भी इतने सारे लोगों के लिए। माँ जी, ये खाना मैंने पवन जी के पैसों से नहीं, बल्कि अपनी शादी के समय जो मेरे पास पैसे जमा हुए थे उससे मंगवाया है। ओहो, तो तू मुझे हिसाब दे रही है अब। अरे जो पैसे तूने जमा किए हैं वो भी तो मेरे बेटे की कमाई से ही बचाए होंगे ना।
मेरे घर में रहकर मेरा राशन खाकर जमा किए हैं। तुझे शर्म नहीं आती? हमारे समधी जी और दामाद जी बाहर बैठे हैं। ऐसा बाहर का तेल मसाले वाला खाना खाने से उनकी तबीयत खराब हो गई तो किसका मुंह काला होगा? तू चाहती है कि सब बीमार हो जाएं। आरती फूट फूट कर रोने लगी। कमला वहाँ से गुस्से में चली गई। वो जो भी करती हर कोई उसकी कमियां ही निकाला करता। अगले दिन शाम को आरती सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है और वहाँ उसे उसकी कॉलेज की सहेली नेहा मिलती है। नेहा की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन बस फर्क इतना था कि नेहा अपनी शादी से खुश थी। अरे आरती, कैसी है तू? तेरी तो शक्ल ही बिल्कुल पकी हुई आम की तरह लटक गई है। ऐसा लग रहा है जैसे महीनों से सोई नहीं है। क्या हाल बना लिया है तूने अपना? तेरे नाम की सलमान खान नजर आ रही है अगर बाल खोल लेगी तो। क्या बताऊं नेहा, घर में 10 लोग हैं, मेहमान आए हुए हैं। सुबह से रात तक बस रसोई में पिसती रहती हूँ। कभी किसी की फरमाइश पूरी करती हूँ तो कभी किसी की सेवा में लग जाती हूँ। फिर भी सास के जो ताने हैं वही सुनने को मिलते हैं। कभी कोई तारीफ नहीं करता। अरे यार, तू पागल है क्या? 10 लोगों का खाना अकेले बना रही है और तेरी नंदे क्या कर रही हैं? अरे यार, क्या बताऊं, नंदों को तो कोई मतलब नहीं है, बल्कि उन्होंने तो मेरा काम बढ़ा रखा है। एक को कम तेल का खाना चाहिए, एक को ज्यादा तेल का, एक को मिर्ची कम चाहिए, एक को ज्यादा चाहिए। देख आरती, मैं भी अपने पति के साथ रहती हूँ। मेरे सास ससुर भी हैं, लेकिन हम सब मिल बांट कर काम करते हैं। अगर मैं थक जाती हूँ तो बाहर से खा लेते हैं। कोई मुझे ताने नहीं मारता। कब तक तू ऐसे ही नौकरानी बनकर रहेगी? अगर तू खुद अपनी इज्जत नहीं करेगी तो कोई और क्या खाक तेरी इज्जत करेगा? अपने लिए आवाज उठाना सीख ले। तू बिल्कुल ठीक कह रही है नेहा, अब बहुत हो गया। अगर मैं ऐसे ही दबती रहूंगी तो मेरी सास मुझे ताने भी देती रहेगी और मुझे किसी खेत के बैल की तरह जोतती भी रहेगी। अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। नेहा तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन नेहा की बातें आरती के दिमाग में घर कर गई। उसे लगा, सच में मैं तो सब लोगों के साथ रहती हूँ, सबकी इतनी सेवा करती हूँ, अपने शरीर को तोड़ कर रखती हूँ, फिर भी मुझे सुनने को मिलता है मेरी ननद अपने मायके आकर महारानी बनकर बैठ गई है और मैं यहाँ नौकरानी। आरती जब बाजार से लौटकर घर आती है तो वो पहले वाली आरती नहीं थी, अब वो बिल्कुल बदल चुकी थी। उसी रात उसने 10 लोगों के लिए कोई शाही पनीर, पुलाव या रोटियां नहीं बनाई। उसने एक बहुत बड़े कुकर में सादी पीली खिचड़ी छौंक दी। डाइनिंग टेबल पर जब सबके सामने खिचड़ी की प्लेटें रखी गई तो सब हैरान रह गए। भाभी, ये क्या है? रात के खाने में बीमारों वाली खिचड़ी? छी, ये कौन खाता है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या आरती? तू मेहमानों को खिचड़ी खिलाएगी? अरे कुछ और नहीं बनाया गया तुझसे? हाँ माँ जी, मुझसे कुछ और नहीं बनाया गया। आज रात सबको खिचड़ी ही मिलेगी और कल सुबह नाश्ते में मैगी मिलेगी, मैगी। अरे ये क्या बकवास कर रही है तू? क्यों मेहमानों के सामने नाक कटवा रही है? माँ जी, ना ही मैं नाक कटवा रही हूँ, ना ही मैं बकवास कर रही हूँ। पिछले 10 दिनों से मैं अकेली इस घर की 10 लोगों का खाना बना रही हूँ। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय, रात का डिनर। मेरी कमर टूट गई है, मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं, लेकिन आप लोगों को सिर्फ मेरी गलतियाँ दिखती हैं। अगर दाल में नमक ज्यादा हो जाए तो गालियाँ, अगर एक दिन बाहर से मंगा लूं तो ताने। तो सुन लीजिए, अगर आप लोगों को अपनी इच्छा का खाना और घर का स्वादिष्ट खाना चाहिए तो आपको मेरी मदद करनी होगी। मैं अकेली कोई मशीन की तरह काम नहीं करने वाली। अरे देख रहा है अपनी बीवी को पवन, क्या तेवर हो गए हैं तेरी बीवी के। ये हमसे घर का काम करवाएगी और हम इसकी मदद करेंगे। तू कुछ बोलता क्यों नहीं है इसको? पवन जो हमेशा चुप रहता था, आरती को उम्मीद नहीं थी कि वो उसका पक्ष लेगा, लेकिन आज वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और पहली बार आरती के पक्ष में अपने परिवार वालों से बोला। आरती बिल्कुल सही कह रही है माँ। क्या तू भी जोरू का गुलाम बन गया है क्या, जो ये सब कुछ बोल रहा है? ऐसा क्या देख लिया तूने? हाँ, मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ। मेरी बीवी सुबह से रात तक अकेले काम करती है, कोई उसकी मदद नहीं करता, और जब वो थक हार कर कुछ भी बनाती है तो तुम सब उसमें कमियां निकालने लगते हो। इस घर में कुल मिलाकर 4-5 औरतें हैं। आप, रिया, पूजा, वो भी तो मिलकर काम कर सकती है ना? लेकिन भैया, मैं तो यहाँ मेहमान बनकर आई हूँ ना, मेहमान काम थोड़ी करते हैं। तुम इस घर की बेटी हो पूजा, मेहमान नहीं। अगर आरती तुम्हारे ससुराल जाए तो क्या
तुम उससे 10 लोगों का खाना बनाने दोगी। अगर तुम लोग उसकी मदद नहीं कर सकते तो तुम्हें उसके बनाए खाने में कमी निकालने का भी कोई हक नहीं। पवन की ये कड़क बातें सुनकर पूरे डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा छा गया। ननद के ससुर किशन जी ने भी सर हिलाते हुए कहा, पवन बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। हम 10 लोग हैं और बनाने वाली एक बच्ची। हम सबको उसकी मदद करनी चाहिए थी। हमें माफ कर दो बेटी। अपनी बेटी पूजा, दामाद और समधी और अपने बेटे के सामने इस तरह की सच्चाई सुनकर कमला को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि वो अपनी झूठी शान और सास होने के घमंड में अपनी बहू पर कितना जुल्म कर रही थी। अब कमला खुद ही अपनी कुर्सी से उठी और आरती के पास जाकर प्यार से बोली, अरे आरती, मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे गलती हो गई। मुझे तेरा ध्यान रखना चाहिए था। मैं तो पूरे समाज में कहती थी कि मैं तुझे बेटी बनाकर लेकर आ रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने तेरे साथ नौकरानियों से बुरा बर्ताव किया। मैं तो सच में अंधी हो गई थी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। कोई बात नहीं माँ जी, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे समझे। मुझे काम करने में कोई एतराज नहीं, पर अगर काम का भार पड़ रहा है तो आप लोग एक परिवार की तरह मेरा साथ तो दे ही सकते हैं ना। रिया और पूजा भी अपनी अपनी जगह से उठी और आरती से माफी मांगने लगी। भाभी, हमें माफ कर दो। मैं तो इस घर में आपके साथ रहती हूँ, लेकिन सिर्फ आप पर ऑर्डर चलाती हूँ। कल को मैं भी तो शादी करके अपने ससुराल जाऊंगी। वहाँ पर मेरे साथ ये सब हुआ तो मुझे भी बुरा लगेगा। हाँ भाभी, मुझे भी माफ कर दो। मैं भी बिना बताए अपने पूरे परिवार को लेकर यहाँ आ गई, लेकिन कभी रसोई में आकर आपसे ये तक नहीं पूछा कि आपको कोई मदद तो नहीं चाहिए। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपका साथ दूंगी। आप सब लोगों को आपकी गलती का एहसास है, मेरे लिए यही बहुत है। उस रात के बाद से आरती के जीवन में सब ठीक हो गया। अब घर की रसोई की जिम्मेदारी किसी एक की नहीं थी। सुबह का नाश्ता रिया बनाती, दोपहर का खाना पूजा और आरती मिलकर बनाती। शाम की चाय कमला देवी खुद अपने हाथों से अपनी बहू को देती। आरती को भी समझ आ गया, अगर सहते रहोगे तो दुनिया दबाती रहेगी, लेकिन अगर सही बात के लिए आवाज उठाओगे तो परिवार भी आपकी इज्जत करेगा। अब उस 10 लोगों के परिवार में खाने को लेकर कोई ताने नहीं, बस हंसी मजाक गूंजता था।